आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक रचे, इसका नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एक न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर, आयनिक सॉलिड। डेंसिटी का जनरली फॉर्मूला, जब भी डेंसिटी का नाम आता तो याद रहता ना कि मास अपॉन वॉल्यूम, पर ये जो आपके क्यूब है या यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा जी आपके पास। डेंसिटी ऑफ सॉलिड का जनरली फॉर्मूला रहता है आपके पास Z इंटू एन अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। ये रहेगा Z इंटू एन अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी देख लीजिए। कहते जी आपके पास Z क्या होता है, ये Z याद है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। जो आपके पास SSC के लिए 1 होता है, FCC के लिए 4, BCC के लिए 2 और H क्यूबिक सेंटर के लिए भी 4। ये वो फिक्स वैल्यू है, इसको बोलते हैं Z, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। M क्या होगा, एटॉमिक मास, M होगा एटॉमिक मास। N नोड क्या होगा रजे, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और A क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और जो A होता है वो क्या होता है, एज लेंथ होता है। जो भी आपको एज लेंथ दी होगी ना वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इन सब चीजों से आपको डेंसिटी निकालने को बोलेगा वो, कि आपके पास दो एक चीजें इसमें दी होंगी तो आपको क्या बोलेगा, जिसकी डेंसिटी निकाल के बताओ। डेंसिटी नहीं बोलेगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोल सकता है, आपको एज लेंथ निकालने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज होगी तो वो आपको फाइंड आउट करके निकालनी होगी। एक आधा कोई न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे सोडियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर, sodium has a BCC structure with edge length 422.5 centimeter. Calculate the density of sodium atom. Calculate the density of sodium atom. ये आपको न्यूमेरिकल दिया। कहते जी एक कोई सोडियम एटम है, वो सोडियम कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी क्यूबिक सेंटर BCC स्ट्रक्चर बनाता है। और उसकी एज लेंथ कितनी है, यानी A की वैल्यू क्या है आपके पास, 422.5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे सोडियम एटम की क्या बताओ, डेंसिटी बताना। ठीक है, तो सारी वैल्यू आपके पास है, वो चेक कीजिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, Z यहाँ पर क्या आएगा, आपको हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जरूर स्ट्रक्चर देगा, FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक सेंटर कुछ भी देगा और वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो BCC के लिए 2 कितनी वैल्यू आती थी, 2 आती थी, तो 2। M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है किसका, सोडियम का। सोडियम कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 23। ये गिवन भी होगा, अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर तो आपको गिवन एटॉमिक मास देगा। Z हो गया, M हो गया। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 10 की पावर 23 इंटू A क्यूब। अब A कितना दिया हुआ आपको, 422.5। इसको आप सेंटीमीटर में ना करके पिकोमीटर में करो। कहते जी आपके पास एज लेंथ कितनी है, 422.5 पिकोमीटर। अब आपके पास कहते जी हमेशा ध्यान रखना, पिकोमीटर में आपने आंसर नहीं निकाला, आपने सेंटीमीटर में निकालना। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। एक पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं, पर एक पिकोमीटर में 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं।
कितने होते हैं 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमेशा एज लेंथ को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब करो जिसकी वैल्यू को, तो 422.5 पिकोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 10। ये होगी ए की वैल्यू, पर हमें चाहिए किसके लिए, ए क्यूब के लिए वैल्यू। किसके लिए चाहिए, ए क्यूब के लिए। ए क्यूब करेंगे ना तो कितना होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो पावर कितनी होगी -30। ये इसीलिए आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ताकि पावर कट जाएंगे आपकी। ये देखो प्लस का 23 है, इधर कितना होगा माइनस का 30, तो प्लस का 23 और माइनस का 30 ऑलमोस्ट कट के कितना रहेगा 10 की पावर -7 रह जाएगा। आपकी पावर बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बाकी काम आपका कैलकुलेशन का है जी, कैलकुलेट करोगे। इसी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी रहेगी तो ध्यान से कीजिएगा। इसका आंसर लास्ट में आता है 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो इसका आंसर होगा। ठीक है जी। तो ऐसे आपके पास तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था कि आपके पास कोई सोडियम है, बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, एज लेंथ ये दिया है और आपको डेंसिटी निकालना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेकिन आपको कल मैंने 2-3 चीज़ें लिखवाई थी, आपको उसमें भी पूछेगा। कल मैंने आपको कुछ टेबल लिखवाई थी ना, कौन से थे वो टेबल, जैसे आपके पास एफसीसी के लिए डी की वैल्यू क्या थी ए, आर की वैल्यू क्या थी a/2, एफसीसी के लिए डी की वैल्यू क्या थी a/√2, आर की वैल्यू क्या थी a/2√2, बीसीसी के लिए डी की वैल्यू क्या थी √3 a/2 और आर की वैल्यू क्या थी √3 a/4। ये 6 वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला था जी। ठीक है। अब कहता है इसका इस न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्जन होगा, इसका इस न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्जन होगा वो देखिए। मैं आपको वैल्यू पुट कराना सिखाता हूं कि कैसे पुट करोगे, कैलकुलेशन आपका है जी। अब जैसे इसी में बोल देगा कि एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम फॉर्म बीसीसी स्ट्रक्चर। इसी न्यूमेरिकल को पिछले वाले को अलग मोड करके देखो कैसे देखा। सोडियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर with nearest neighboring distance, यानी ये कौन सी वैल्यू हो गई, डी वाली वैल्यू हो गई जी। ये बोलेगा नहीं तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर, 365.9 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी, ये बोला है। कहते अब क्या करेंगे, आपके पास जब आप निकालने जाओगे तो z की वैल्यू सेम 2 आएगी, मास कितना आएगा 23, एवोगैड्रो नंबर भी सेम ही आएगा। लेकिन अब आपको उसने क्या दिया, एज लेंथ नहीं दी हुई रजे। एज लेंथ लास्ट वाले में एज लेंथ दी थी, पर इसने अब एज लेंथ नहीं दिया। क्या दिया, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। क्या दिया, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, यानी डी की वैल्यू दी है। अब आपके पास डी की वैल्यू कितनी दी उसने 365.9 पिकोमीटर। लेकिन आपको चाहिए क्या है, यहाँ पर ए क्यूब चाहिए होता है, आपको डी की वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, हम इस बी की वैल्यू से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे, अब देखो आप पहले चेक करो डी की वैल्यू किस फॉर्मेट में है, बीसीसी। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर डी की वैल्यू क्या होती है, देखो तो बीसीसी के लिए डी की वैल्यू आप क्या चेक करोगे, √3a/2। अब बी की वैल्यू आपको गिवन है तो कितना आएगा 365.9 √3a/2। तो क्या ए की वैल्यू निकल जाएगी, जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 365.9 इंटू में 2 √3 = a। अब जब इस a को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, देखिए
422.5 जो पहले वाला न्यूमेरिकल किया था, 422.5 पिकोमीटर, ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। और फिर आप इस ए की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर लेंगे जैसे पीछे किया था। बस आपने इतना दिमाग लगाना है कि वहां पर आपको ए नहीं देगा, आपको वो नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस डी की वैल्यू देगा। अब आपने ये डी की वैल्यू चेक करनी थी, अगर ये एफसीसी दिया होता तो ये फॉर्मूला यूज करते, एससीसी दिया होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, और बीसीसी में ये वाला हमने फॉर्मूला यूज किया, तो ये आएगा ए की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको आर भी दे सकता था, भाई उसका रेडियस इतना है, अब बताओ, तो रेडियस से भी हम आर से भी ए निकाल सकते हैं, एफसीसी बीसीसी वगैरह ना, उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं रचित, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते। तो इसलिए ये वाला जो टेबल है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 नंबर चाहिए तो आपको सीधा एच लेंथ कभी नहीं देगा, आपको या तो रेडियस पूछे देगा या आपको डी की वैल्यू देगा, और उससे आपके पास फॉर्मूला याद है तो ही आप उसकी ए की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। चैप्टर 5 नंबर का है, 3 नंबर यहाँ से पक्के मिलेंगे जी आपको, ये पक्का 3 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो आपने इसको सोल्व करना ही करना है। तो ये है जी आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का ये एक तरीका होता है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आपके पास अलग अलग प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी आर की वैल्यू दे दी, कभी डी की वैल्यू दे दी, कभी उसमें कुछ डाल दिया, चेंज करता रहेगा, तो इससे आपके न्यूमेरिकल में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। कई बार आपसे z पूछ लेता है सारी वैल्यू देके, m पूछ लेगा, और एक आदमी में एवोगैड्रो नंबर भी पूछ लेता है, तो आप जैसे बहुत जो शाने होते हैं ना वो कैलकुलेट करते लगे रहेंगे, पर एवोगैड्रो तो फिक्स होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आ जाएगी जी वैल्यू आपके पास। तो ये है जी आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जी इस पे डिफेक्ट, कि आयनिक सॉलिड के अंदर या आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं। आयनिक सॉलिड के अंदर कितने टाइप के होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, इसको बोलेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं जी आपके पास जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे प्योर नहीं होते, कुछ वैसे प्योर होते हैं, लेकिन अगर उनका थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिफेक्टेड हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, थोड़े से डिफेक्टेड हो जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, डिफेक्ट इन सॉलिड के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके पास आयनिक सॉलिड है, आपके पास कोई भी प्योर आयनिक सॉलिड कैसा होगा, एक होगा आपके पास Na पॉजिटिव, B नेगेटिव, Na पॉजिटिव, P नेगेटिव, A पॉजिटिव, फिर आपके पास B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव और B, ये होगा। कहते हैं आपके पास इस टाइप के आप इसको बना सकते हो, कहते हैं ऐसे नहीं होगा, जितने भी आपके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशन में, एक अलग एक अलग एक अलग, जैसे NaCl मान लो, A पॉजिटिव को Na पॉजिटिव मान लो और B नेगेटिव को Cl नेगेटिव मान लो, तो ऐसे अल्टरनेटिव आयंस पड़े होंगे, ठीक है। इसको ऐसे बॉन्ड पे दिखा दीजिए ताकि आपस में जुड़े हुए दिखाई दें आपको। ये आपके पास एक परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड, परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं जिसको, कि आपके जितने भी आयंस होते हैं वो अल्टरनेटिव पोजीशन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, वन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऐसे आपके पास सारे एकदम परफेक्ट, इसको बोलेंगे परफेक्ट सॉलिड है, इसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। लेकिन कहते जी अगर आपके पास थोड़ा सा इसको हीट करने पर, अगर थोड़ा सा इसको हीट करने पर, जैसे ही मैं इसको थोड़ा हीट करूंगा ना, तो इसमें जो एक तो ये
ए पॉजिटिव क्या है, कैटायन, और बी नेगेटिव क्या होता है, अनायन। ए क्या होता है, कैटायन, और ए क्या होता है, अनायन। कहते जी अगर किसी सॉलिड के अंदर थोड़ा सा हीट करने पर या किसी डिफेक्ट की वजह से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिसिंग हो जाए, प्योर ऐसा है, ठीक है, इसमें कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है, देखिए काउंट कीजिए, 3 पॉजिटिव, 5, 8 और 2 10, 10 पॉजिटिव है, नेगेटिव कितने हैं, 10 ही नेगेटिव होंगे, ठीक है, बराबर बराबर है। अब यहाँ 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव है, तो कोई ना कोई वेट भी जरूर होगा, उसका मास कोई ना कोई होगा, वॉल्यूम तो फिक्स ही है। अब कहता है कि इसको अगर मैं हीट करता हूं तो इसमें से कुछ पॉजिटिव कैटायन और अनायन क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाते हैं, और वो अपनी पोजीशन, ये यानी कि ये जो कैटायन और अनायन है अपनी जगह को छोड़कर इस सॉलिड से बाहर निकल जाएंगे। किसी भी सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, देखो 2 कैटायन गायब हो गए हैं और 2 ये अनायन गायब हो गए। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। अपने लैटिस साइड, वर्ड क्या आएगा, लैटिस साइड। लैटिस साइड क्या होते हैं, जिसमें एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस साइड के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम, लैटिस साइड के नाम से जाना जाता है। दो बात का ध्यान रखना है, इसमें 2 वर्ड यूज करेंगे, एक होता है लैटिस साइड और एक होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है दोनों में, देखो ये जहां पर एटम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, लैटिस साइड, यानी कि सभी लैटिस साइड है। और 2 एटम के बीच में जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, आपको बताया था उस दिन भी, जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो कहते जी आपके पास एक परफेक्ट सॉलिड था, परफेक्ट सॉलिड को थोड़ा सा हमने टेम्परेचर दे दिया, तो कहते इसमें बहुत सारे क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन इस सॉलिड से बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। आपके लैटिस साइड से इक्वल नंबर कैटायन और अनायन गायब हो गए। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है जी। क्या वर्ड देंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, SCHOOTKY, शॉर्टकी डिफेक्ट। पेपर में बहुत फेमस है, आता ही आता है, एक शॉर्टकी आता है और एक फ्रैंकल डिफेक्ट आता है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होगा, तो आपने बोला जी शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सिंपल बोलेंगे कि ऐसे आयनिक सॉलिड जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिसिंग होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। फिर कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद वो क्या क्या इफेक्ट आएगा, क्या ये क्रिस्टल का जो डेंसिटी है पहले के मुकाबले कम हो जाएगी कि सेम रहेगी, पहले के मुकाबले शॉर्टकी डिफेक्ट में पहले के मुकाबले जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी कि सेम रहेगी, हम बोलेंगे कम हो जाएगी। कैसे, पहले देखो 10 कैटायन थे 10 अनायन, यानी कि 20 आयन का मास था, अब इसमें कितने रह गए, सिर्फ 16 आयन्स रह गए टोटल। तो मास कम होता है तो डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो यानी बोलोगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर हमेशा जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हुई बात। फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो सॉलिड आयनिक सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब आप देखो इसमें 10 पॉजिटिव है तो 10 क्या है, नेगेटिव, तो इक्वली क्या ही है, पॉजिटिव चार्ज, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर ऐसा होता है 10 पॉजिटिव है और 10 या 11 मान लो नेगेटिव, तो ये इक्वल न्यूट्रलाइज नहीं होते, फिर चार्ज बैलेंस नहीं होता। पर अभी तो बैलेंस है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो कहता है बाद में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे जी, 2 ही पॉजिटिव हुए हैं तो 2 ही नेगेटिव, तो यानी 8-8 रह गई है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम रहती है और डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे उसको, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऐसे ही एक डिफेक्ट और होता है,
अब दोबारा देखते हैं इसको। कहते जी ये तो हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। कहते जी आपके पास फिर एक प्योर क्रिस्टल है। इस प्योर क्रिस्टल के अंदर कहते जी आपके पास थोड़ा सा हीट फिल कर दीजिए। ये कंपाउंड पे डिपेंड होता है, कुछ कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे और कुछ कंपाउंड फ्रैंकल, अब नाम आएगा फ्रैंकल, पहले फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, कहते जब आप हीट करोगे ना कुछ कंपाउंड को, तो उस कंपाउंड में वो कैटायन जो है वो एलिमिनेट नहीं होते, कैटायन और एनायन। बस होगा क्या, जो ये कैटायन होता है ना, ये कैटायन अपना लैटिस साइट छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर जो ये इंटरस्टिशियल साइट होता है ना वहां आ जाता है। ऐसे अपनी लैटिस साइट छोड़कर कहां जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है। अपनी खुद की जगह तो छोड़ देगा, पर जो इन बिटवीन जो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलोगे ना वहां पर ऑक्यूपाई कर जाता है। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये दो टाइप की बहुत फेमस है, इसमें से एक डिफेक्ट पक्का पेपर में आएगा जी। पहला कौन सा था, शॉर्टकी। शॉर्टकी में क्या हो रहा था, कहते जी आपके जो कैटायन और एनायन में से ना इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पूरे इस सेल से बाहर ही चले जाएंगे सॉलिड से, जिससे डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कहता है आपका जो कैटायन है वो सॉलिड से बाहर नहीं गया, बस उसने अपनी थोड़ी पोजीशन चेंज कर ली, अपने लैटिस साइड को छोड़कर कहां गया, वो स्पेस में आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इस डिफेक्ट के बाद भी आपसे पूछेगा भी क्या कुछ आया, कोई इफेक्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपसे सबसे पहले पूछेगा बताओ डेंसिटी, डेंसिटी चेंज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, सेम रहेगी, तो आप बोलेंगे सेम रहती है जी। क्या रहेगी, सेम रहती है। डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी, डेंसिटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, कहेंगे जी वो भी सेम ही रहती, जब आयन बाहर ही नहीं गए तो वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम रहती है। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल भी कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, तो इसमें एक नाम आएगा जी AgCl, AgBr, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। ये कंपाउंड जो होते हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। ये कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे। ऐसे ही आपके पास NaCl, KCl, CCl, ये सब जो होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो ये है जी आपके पास शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में और कैसे पूछ सकता है वो देखिए। इसमें क्वेश्चन आता है पेपर में घुमा के पूछेगा, इतना सीधा पूछता नहीं है। इसमें आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है why NaCl does not show फ्रैंकल डिफेक्ट। कहता है NaCl जो होता है, NaCl, KCl, CCl, ये सब ना शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं, बट फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। बट क्या नहीं करते, फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। ऐसा क्यों जी, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि बताइए कि आपके पास जो NaCl है वो शॉर्टकी डिफेक्ट तो शो करता है बट फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता, ऐसा क्यों। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सोडियम आयन, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सोडियम आयन। कहते लार्ज साइज ऑफ सोडियम आयन। अब इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है आपके पास जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, दो दिन इसमें आपके पास दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसमें हमने फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, आपको बताया कि सिर्फ कैटायन ही जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़कर कहाँ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। कैटायन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के बीच में आ जाएंगे। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अनायन क्यों नहीं आ सकते, जब A पॉजिटिव आ सकता है तो B नेगेटिव भी आ जाएगा।
ठीक है, तो यही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी बच्चे, कहते जी देखो आपको इतना तो पता होगा ना कि कैटायन का साइज स्मॉल होता है और अनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ये बात तो पता होगी कि कैटायन का साइज छोटा होता है और अनायन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो इस फ्रैंकल डिफेक्ट में होगा क्या कि ये तो चलो मैंने बहुत बड़े बड़े गैप दिखा दिए, पर रियल में क्या होगा, एक अलग से बना के दिखाता हूं आपको। रियल में ऐसे होते हैं ये मॉलिक्यूल, मान लो ये मॉलिक्यूल डाला, ये सारे आपने इकट्ठे डाल, मान लीजिए वेकेंट स्पेस है। अब एक साइज इतना है, एक मॉलिक्यूल ए इतना है, ए पॉजिटिव का साइज ये है और बी नेगेटिव का साइज ये, ठीक है। अब ये ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, इस स्पेस के अंदर ए पॉजिटिव फिट हो सकता है कि बी नेगेटिव, ऐसे ही सेम केस होता है। कहते जी आपके पास जो कैटायन होते हैं ना उनका साइज तो होता है छोटा और अनायन का साइज होता है हमेशा बड़ा, ठीक। अब इसमें होगा क्या, कहते जी जो आपके पास साइज जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना वो बहुत छोटे साइज होता है। इंटरस्टिशियल क्या होता है, बहुत छोटे साइज के होते हैं। ये तो मैंने एक समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया, पर रियल में इतने इतने इससे भी तो कम, वो तो बहुत ही कम होते हैं। तो कहते हैं गैप इतना सा ही है आपके पास। अब इसमें कैटायन फिट हो सकता है कि अनायन, तो हम बोलेंगे सिर्फ कैटायन फिट होगा। क्यों फिट होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा होता है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ कैटायन, और वो भी कौन सा कैटायन, जिसका साइज छोटा हो, ऐसा एटम फिट होगा जिसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, वही फिट होगा। और वो ज्यादातर कौन से होते हैं, सिल्वर और जिंक। सिल्वर और जिंक ऐसे जिनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तभी उसके एटम ज्यादा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब जिंक सोडियम ने क्यों नहीं किया, कहते हैं सोडियम का खुद का साइज कैटायन का इतना बड़ा है, ये मान लो सोडियम का एटम इतना बड़ा और क्लोरीन का थोड़ा इतना हो जाता है, तो बताओ क्या आपका कैटायन सोडियम इसमें फिट होगा इस छोटे से स्पेस में, कहता नहीं होगा, क्योंकि कैटायन सोडियम आयन का साइज ही बहुत बड़ा होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ वही एटम फिट होंगे जिनका साइज छोटा होता है। एनायन भी कभी फिट नहीं होता क्योंकि एनायन का साइज भी बड़ा होता है। कैटायन भी वो होगा जिसका साइज स्मॉल होगा, इसीलिए सोडियम या कोई भी अल्कली ग्रुप फर्स्ट का कोई भी एलिमेंट कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता ड्यू टू द लार्ज साइज। सिर्फ इसमें स्मॉल साइज के एलिमेंट या आयन ही, कैटायन ही इसमें क्या करेंगे, फिट करेंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइज का जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें से 1 नंबर का पक्का पेपर आता है, पक्के से पक्का आएगा आपके पास। इस चैप्टर के 5 नंबर में आपको वैसे ही बता दूं कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ इसमें अभी आएगा, एक तो यहाँ से निकलेगा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ वॉइड, जैसे अपन वॉइड्स नहीं बोलते, अब देखो इसको वॉइड्स भी तो बोलते हैं ना, वॉइड्स हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, वो सेम ही है। बट जब डिफेक्ट आता ना तो उस वर्ड्स को हम एक नया टर्म देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और वो ऐसे उसको अलग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, खाली स्पेस दो एटम के बीच में जब आप जोड़ोगे तो उसके स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस या वर्ड्स बोल सकते हैं। बट यहाँ डिफेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड लिया गया, इंटरस्टिशियल स्पेस, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है जी। तो ये 2 डिफेक्ट है जी आपके पास, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके फंस जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कैटायन और अनायन क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिस हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। एक तो ये था, एक और डिफेक्ट भी आता है, इसके बाद आएगा जी आपके पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एक वर्ड आएगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब देखो इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल बराबर बराबर है, 10-10 है, ठीक है, समझना चाहिए थोड़ा इसको। अब ये कहते हैं कि आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करना है, वो क्या होता है, कहता है इसमें अभी 10 पॉजिटिव
और 10 ही नेगेटिव है, यानी कि परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड है। आपको ऐसा सॉलिड, ऐसा डिफेक्ट क्रिएट करना है जिसमें मेटल एक्सेस हो जाए, एक्सेस का मतलब ज्यादा हो जाए। आपको ऐसा करना है कि ये जो पॉजिटिव है ये इसके नंबर ज्यादा हो जाए। तो आप पॉजिटिव के नंबर ज्यादा कैसे कर सकते हो? कहते हैं दो तरीके हैं। क्या? पहला, अनायन को कम कर दो, ये नेगेटिव कम कर दो, 9 कर दो, 8 कर दो, 7 कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसमें पहला का अनायन वैकेंसी, अनायन को कम कर दो। दूसरा क्या होगा? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा केटायन, दो है ना जी। आपने इस 10 को बढ़ाना है तो दो तरीके हैं, या तो इसको बढ़ा दो या इसको क्या कर दो, कम कर दो। तो यही दो तरीके। कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसा सॉलिड जिसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, पॉजिटिव कैटायन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो उसके लिए कहते हैं जी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? कहते जी आप क्या करो, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो, कम कर दो, सॉरी नेगेटिव चार्ज को क्या कर दो, कम कर दीजिए। कम करने से क्या होगा? कहते जी आपके पास, सपोज कीजिए क्या हुआ कि आपने ये बी नेगेटिव है, इस बी नेगेटिव को क्या कर दिया, हटा दिया। बी नेगेटिव तो आपने कम कर दिया, बट जब आप बी नेगेटिव निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो अगर इसकी जगह आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पर एटम चला जाएगा। बी नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही एलिमिनेट होगा तो अब आप खुद देखोगे, ध्यान से देखना, यहां पर जो बी नेगेटिव है वो कितने हो गए, 9। पॉजिटिव कितने हैं, ए पॉजिटिव, ध्यान देना, ए पॉजिटिव 10 है और बी नेगेटिव कितने हैं, 9। तो यानी कि आपके मेटल आयंस की जो एक्सेस बढ़ गई, ज्यादा हो गए। लेकिन कहते जी देखो बी नेगेटिव तो चला गया, बट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। अब काउंट, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काउंट करो। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 10। नेगेटिव चार्ज कितने हैं, इसको ऐड करो, नेगेटिव चार्ज तो है ना, ये इस पे चार्ज तो नेगेटिव है तो 10। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली तो है। लेकिन जब आप एटम की बात करोगे तो ए पॉजिटिव कितने हैं, 10, बी नेगेटिव कितने हैं, 9। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये तो एक मैंने सेंटर बना दिया ऐसा, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर बन सकते हैं जी, उसमें तो लाखों करोड़ों एफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब ये जो खाली ये शेल है ना, ये वाला जो आपका लेटिस पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें ऐसे मान लीजिए दो है, एक और बना दिया नेगेटिव, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो कहता है आपके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या था, मूव करना। इलेक्ट्रॉन जब एक साइड से दूसरी साइड पे जंप करते हैं तो क्या शो करता है, कलर शो करता है। ठीक है, इस वजह से कहता है जिस कंपाउंड में मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा ना, वो कलर शो करेगा। वो क्या शो करेगा, कलर कंपाउंड शो करना स्टार्ट करता है। और ये जो कलर कंपाउंड शो कर रहा है वो किसकी वजह से है, इस दो सेंटर की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, खाली है ना ये इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाएगा, एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये एफ सेंटर जो है इसका मतलब होता है फेरेब। जर्मन पता नहीं लैटिन वर्ड में फेरेब का मतलब कलर से होता है जी। हाँ, ये जर्मन वर्ड है। जर्मन में फेरेब का मतलब क्या होता है, कलर। इसलिए कहता है ये जो आपके पॉइंट्स है, ये लैटिस पॉइंट है, ये कलर को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, एफ सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो अभी दोबारा रिज्वाइन करो फटाफट, इसको मैं लीव कर रहा हूँ।
अरे जा, बस थोड़ा सा रहेगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। कल जाना था, कल मैं हॉस्पिटल जाना है यार, छुट्टी होगी शनिवार है ना, वही तो करवाऊंगा वो। ना बेटा कल मैंने हॉस्पिटल जाना है, बता तो रहा हूँ, बता तो सैटरडे कल था, तो इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कुछ भी कट नहीं है भाई। चेक कर बाकी मुझे ध्यान नहीं है। हाँ वो भी कट है, ले 700 का स्टार्ट वो सारी कट कर दी लास्ट वाली। है। ये बात तो है, चल मैं अभी मैं थोड़ा सा करवा दूंगा, फिर भी कंपटीशन वगैरह में पूछ लेता है। अरे एक एक लाइन की है ना, ना बेटा ना, प्लीज प्लीज, कल मैं बता तो रहा हूँ, कल मैं आऊँगा नहीं, कल मैं हॉस्पिटल जाना है, विजिट के लिए हॉस्पिटल जाना है, तो मैं आज ये चैप्टर पूरा करवाता हूँ। आगे क्या सारे, तो ये देखो ध्यान देना, ये एफ सेंटर पे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। एफ सेंटर क्या होता है, फेरेट सेंटर बोलेंगे जब आपके पास एक नेगेटिव को आप गायब कर दोगे और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऑक्यूपाई करोगे ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन जंप करके कलर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इसको क्या बोलेंगे, एफ सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आता है जी। तो ये था जी आपके पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट के लिए। अब आपके पास एक वो सेमीकंडक्टर है, वो पढ़ते हैं। एक वर्ड आएगा इम्प्योरिटी, सुनना नहीं ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज बोर्ड में नहीं आती तो वो कहीं नहीं आई, वो कंपटीशन तो आती है ना, और कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो ध्यान से, कहता है इम्प्योरिटी और डिफेक्ट में बहुत फर्क होता है। डिफेक्ट का मतलब अलग होता है, डिफेक्ट का मतलब कोई चीज कट जाए, कुछ चीज फट जाए, उसको बोलते हैं ये डिफेक्टेड है, कोई चीज कट गई। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि वो चीज के अंदर कोई अलग से मिलावट हो जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या बोलेंगे कि एक वाइट शर्ट है, अगर उसमें कोई भी हल्का सा जब आप लेते हो तो उसमें कोई और कलर थोड़ा सा मिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो इम्प्योर है, सही नहीं है इसको, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफेक्टेड या इम्प्योरिटी के नाम से जानते हैं। अब इम्प्योरिटी में एक वर्ड आएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, जिनके अंदर जो वैल्यू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं वो तो होता है कंडक्टर, वो तो क्या होते हैं कंडक्टर। पर जो बिल्कुल ही नहीं करते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। लेकिन जो जिनकी कंडक्टिविटी फ्लो करने की सेमीकंडक्टर इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जिसकी वैल्यू, करंट फ्लो करने की वैल्यू इंसुलेटर से तो ज्यादा पर कंडक्टर से कम, उसको क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, प्योर, वो बना होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे, यानी कि 14 ग्रुप एलिमेंट कौन से होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इस बात को ध्यान रखना, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होंगे, और ज्यादातर आपके पास ये होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका प्योर सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर की जो करंट फ्लो करने की टेंडेंसी होती है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए वो क्या, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटी मिला दें तो इसकी जो करंट फ्लो करने की टेंडेंसी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, इसकी करंट फ्लो करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कहते हैं इसके अंदर आप क्या करो, थोड़े से ना और कोई मेटल ऐड कर दो, इसके अंदर क्या कर दो आप, कोई और मेटल ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, करके देखते हैं। जैसे हम इसमें प्योर ऐड करते हैं, पहले प्योर बनाते हैं, कहते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर किससे मिलकर बना होता है, जर्मेनियम से। मान लीजिए मैं जर्मेनियम लिख देता हूँ यहाँ पर,
ये हो, कहता है आपके पास ये जर्मेनियम है, सारे एटम जर्मेनियम के हैं, तो ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। ये क्या होगा, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें सिलिकॉन भी आ सकता था, जर्मेनियम भी आ सकता है, अलग अलग। तो कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर है, इसकी करंट की टेंडेंसी थोड़ी कम है, तो कहते हैं क्या करो जी, इसमें थोड़ा इंप्योरिटी ऐड कर दो। एक इंप्योरिटी वर्ड बोल दो या बोल देंगे डॉपिंग, बोल देंगे डॉपिंग। ठीक, अब ये कहते हैं जी ठीक है, डॉपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नया एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा एक नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब देखो इसने ऐसा क्यों किया, कहते देखो इसमें 14 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4। ठीक, अब कहता है कि इसमें ना मैं क्या करूं, 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दो कोई। 15 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। और इन सब की वैलेंसी कितनी होती है, 5, यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 और 5, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अब सपोज करो मैं इस जर्मेनियम की जगह मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ, फास्फोरस डाल देता हूँ, फास्फोरस या आर्सेनिक डाल देता हूँ, एक ही बात। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। एक जगह मैंने और आर्सेनिक की मिलावट कर दी, इसमें भी कितने हैं, 5, बाकी में कितने हैं, 4। ठीक है, तो जहां जहां मैंने आर्सेनिक डाला तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे उनकी मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, जिससे उनकी करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कहता है जी आप क्या कर सकते हो, 13 ग्रुप को भी 15 ग्रुप की इंप्योरिटी इसमें ऐड कर दोगे तो आपके कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, आपके सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप कहते हैं ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, क्या ये प्योर सेमीकंडक्टर हुआ, कहता नहीं, ये तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। इसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलेंगे। कहते थे ठीक है चलो इम्प्योर सेमीकंडक्टर ही मान लीजिए। एक तो ये हुआ, फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अगर आपके सेमीकंडक्टर में मैं 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी डालता हूं तब तो ये कंडक्टर का नाम होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम होगा, पी एन टाइप होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा कहता है कि चलो 15 भी करते हैं, क्या इससे कम करके देख लेते हैं, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब हम कहते हैं इसमें 13 ग्रुप की इंप्योरिटी डाल के देखो। मान लीजिए मैंने गैलियम डाल दिया जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर इसमें एक ऑर्बिटल क्या होती है, खाली होती है। एक ऑर्बिटल क्या होती है, खाली होती है। यहां पर भी गैलियम डाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन है पर इसमें एक ऑर्बिटल खाली है। अब खाली इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल खाली होने से क्या फायदा हुआ, कहते जो ये इलेक्ट्रॉन थे 4 थे, इन सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और घर भी 4 ही है, तो ये अपने अपने घर में घूमेंगे। पर इनको जब ये पता चलेगा एक कमरा इधर खाली है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं घूम के आएगा, जंप करेगा, ये इधर जंप करेगा। जब इसको पता चलेगा इसका ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो इसकी जगह खाली होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इधर जा सकता है। तो इनकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन का जंप करना पहले के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले तो देखो सभी में 4 थे, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था और ना कोई घर था, तो ये सब अपने अपने घर में घूम रहे थे सपोज करो। पर हमने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट डाल दिए जिसके एक ऑर्बिटल क्या कमरा खाली है। अब ये सोचता है क्यों ना मैं इस घर में जाके घूम के आऊं, जब ये इधर जाएगा तो इसका घर खाली हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, इसका खाली हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह मिल जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा होगी तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में भी करंट का फ्लो बढ़ेगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने पर भी करंट का फ्लो बढ़ेगा, दोनों केस में करंट फ्लो बढ़ता है। तो आपने जब 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डाली तो नाम बना एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब आपने 13 ग्रुप की इंप्योरिटी डालोगे तो नाम बनेगा जी पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाम क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपको 2 पक्का आता है जी, पेपर में पूछ लेगा जी कि बताओ आर्सेनिक डालने पर कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बना, एल्यूमिनियम डालने पर कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बना। तो आपको याद रखना है प्योर सेमीकंडक्टर होता है 14 ग्रुप से, ऐसे याद रखो इसको। प्योर किससे होता है, 14 ग्रुप से प्योर होता है जी, ये प्योर। अगर आप 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डालते हो तो 15 ग्रुप 14 का क्या है, नेक्स्ट ग्रुप है ना,
अब नेक्स्ट ग्रुप के वाले की इंप्योरिटी डालोगे तो क्या बनेगा, एन टाइप। और 13 ग्रुप क्या होता है इसका, प्रीवियस। अगर 14 से प्रीवियस वाले की इंप्योरिटी डालो तो क्या बनेगा, पी टाइप। ऐसे आप याद कर सकते हैं। एन टाइप फॉर 15 है तो उसका नेक्स्ट लेवल एन टाइप। 14 से प्रीवियस कौन है, 13, वो क्या होगा, पी टाइप से। ठीक है जी। तो ये है जी आपके पास सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है जी आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दो मिनट क्यों रह गई, मैं तो दोबारा ज्वाइन करवा दिया। सुन लो जी, सुन लो, कल मैं हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। रोज कई बार जल्दी तो छोड़ते हैं, आप थोड़ा पढ़ लोगे क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अरे मैं कल आऊंगा नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो जी, इसमें क्या बोलता है आपके पास, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास, ठीक है। तुम सर दोबारा ज्वाइन कर, बाकी सही सही आ रही है सर सर मैं बोला। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है ना जी, आपके पास कोई भी एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, उसको बोलेंगे ना। आपके पास कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं। तो आपके पास जो एलिमेंट अपने आयनिक सॉलिड है वो भी अलग अलग, इसमें 5 टाइप के अलग अलग है। एक तो होता है आपके पास पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बताओ सर, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो जी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। देखो इससे समझने से पहले एक चीज और समझो। मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपना, तब वो क्या होता है, एक जनरेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर। जब इलेक्ट्रॉन खुद मूव करता है तो क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये इसको बोलो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर मैं इसको एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दो चीजों का ध्यान रखना जी। इलेक्ट्रॉन का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमने आउटसाइड से मैग्नेटिक फील्ड दिया। तो अब दो चांसेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्या, देखो अगर आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसका जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करता है, तब दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। टोटल वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो गया। तो यानी कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ये इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। जैसे वुड की लकड़ी होती ना, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। कुछ ऐसे होंगे, मान लीजिए आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू ऐड हो गई, दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। ऐड होने पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। दो ही केस होते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपका जनरेट मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे तो डायमैग्नेटिक। अगर दोनों की वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो क्या करें, मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये कौन से होते हैं, कहता है ये इतने स्ट्रॉन्ग। अब देखो कोई भी सब्सटेंस की मैग्नेटिज्म है वो इस बात से पता चलेगी कि आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तब आपको पता करेगा कि वो मैग्नेटिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं रजे, जिनके अंदर परमानेंट ही क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। परमानेंट क्या होता है,
मैग्नेटिज्म होता है, उसके अंदर आपको अप्लाइड फील्ड मैग्नेटिक देने की जरूरत नहीं है। बिना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिए ही वो सब्सटेंस, वो मेटल्स क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, ये सब क्या है आपके पास प्योर मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इनके कंपाउंड जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपके पास क्या होंगे, अब जैसे इसमें डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच शो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी देंगे तब भी वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे ही करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स का मतलब इसके आप वो मान के चलिए, लॉन पे इसको बोलते हैं, जैसे ना इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, डोमेन्स बोलते हैं फिर बुक में। ये डोमेन्स ऐसे होंगे सारे ऊपर की ओर, सारे ऊपर की ओर होंगे, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। पेपर में सिर्फ ना कई बार ऐसे देता है, ये डोमेन्स बना के देगा और आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का किसका कैटेगरी का है, तो आपने देख के बताना है। अरे सारे सेम डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर है, तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक। ऐसे ही तीसरा होता है एंटी फेरो। उसमें तो एक भी चलेगा, एक भी हो सकता है, दो भी, पर इसमें कम से कम 5-6 होने चाहिए, वो सब्सटेंस करेंगे पैरामैग्नेटिक फ्लो। 4-5 जरूर होने चाहिए। पैरा में तो एक भी करता है तो भी पैरामैग्नेटिक, दो होंगे तो भी पैरामैग्नेटिक, पर फेरो के लिए कम से कम 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जैसे याद करो, आपके आयरन और डाई होंगे तो सारे पेयर होंगे, सारे पेयर अप होंगे डाई के अंदर, जैसे ऐसे सारे पेयर अप होंगे। फिर एक होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कहता है ऐसे सब्सटेंस में क्या बोलेगा, कहता है ऐसे सब्सटेंस जिसकी उम्मीद हमें ये होती है कि भाई ये मैग्नेटिज्म शो करेंगे या इनकी मैग्नेटिक वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, बट जब प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है तो उनकी मैग्नेटिक वैल्यू 0 आती है। उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। उम्मीद हम करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि इनकी मैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा है, बट एक्चुअली में उसकी मैग्नेटिक वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। द सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बट एक्चुअली दे पोजेस 0 मैग्नेटिक मोमेंट। उम्मीद हम करते हैं कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हो, बट एक्चुअली उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, उसको बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसके डोमेन्स ऐसे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। नहीं, ये अलग अलग होंगे ऐसे, ठीक है, कुछ सब्सटेंस को ऐसे ही पढ़ना होता है। तो कहते हैं जी आपके पास इसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरो। एक होगा जी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी, ये ध्यान रखना, आई आएगा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें भी सेम ही है, कहता कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनकी उम्मीद करेंगे कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है, बट उनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम आता है, 0 नहीं आता है। 0 आएगा तो एंटी फेरो, बट कुछ कम आता है, मानते हैं जी 50 आने चाहिए, पर आता कितना है, 2 या 4 ही आता है, 5 आता है, उसको क्या बोलेंगे, एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे द सब्सटेंस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट बट एक्चुअली दे हैव वेरी स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आर कॉल्ड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानेंगे। इसके डोमेन्स होंगे 2 ऊपर की ओर, एक नीचे, 2 ऊपर और एक नीचे। ये होगा जी आपके पास फेरी मैग्नेटिक। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जी आपके पास, अगर कटेगा नहीं तो कंपटीशन में बहुत बात पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये है जी, हाँ जी, एरो आप इसको लॉन्ग वो इलेक्ट्रॉन ही मान के चले ना, ये एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है, उससे जो EPR और NMR के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो वहां से निकालते हैं, बट आपको इसी ऐसे समझ के चलो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स ही है, इसको जस्ट याद करना होगा। ठीक है जी, तो
सारे नीचे हो तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सारे नीचे वाले नीचे होंगे तो भी तो वही रहेगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, फेरोमैग्नेटिक ही होगा, अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। अगर सारे एक दूसरे के अपोजिट है तो एंटी फेरो, दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे। अब आपको ऐसे कहो दो नीचे एक ऊपर, दो नीचे एक ऊपर, तब भी फेरी मैग्नेटिक ही रहेगा। ये दो सारे ऊपर है या सारे नीचे है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या रहेगा आपके पास, वो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रहेगा। तो ये है जी आपका सॉलिड स्टेट खत्म होता है। ठीक है, तो इसकी नोटबुक पूरी कर लेना जी आप लोग।